सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग स्पीड कंट्रोल में ही एक और टॉपिक जो कि कैस्केडिंग कनेक्शन होता है, कैस्केड कनेक्शन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने स्लिप कंट्रोल में वोल्टेज कंट्रोल एंड रोड रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड स्लिप पावर इंजेक्शन के बारे में बात किया। एंड देन हम लोग वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के बारे में बात की है। आज के सेशन में हम लोग कैस्केड कनेक्शन एंड पोल चेंजिंग के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है, तो कैस्केड कनेक्शन एक टॉपिक रह जाता है, देन स्पीड कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। सॉरी, हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। RRB JEE 2024 में 7900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 एंड CBT 2 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे जितने भी RRB JEE के ऑफिशियल सिलेबस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5555 रुपीज़ है एंड गेट 2025 का कोर्स 2222 रुपीज़, 26 का कोर्स 3333 रुपीज़ एंड 27 का कोर्स 5555 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल मतलब कि UPSC का जो एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी नॉन टेक्निकल पार्ट में इंक्लूडेड हैं वो 777 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो कॉम्बिनेशन वाइज या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है एंड इसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट का प्रिपरेशन अगर आप टेस्ट सीरीज दे के और चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को आपको जज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि AIR-1 की एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका वीक एरिया कौन सा है, वीक पोर्शन कौन सा है, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करके आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए। गेट के प्रिपरेशन में जनरल एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। 13 से 15 मार्क्स इस पे बेस्ड रहते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का है, जिसके लिए गेट एकेडमी की जो बुक है उसका बुक का QR कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के बुक तक पहुंच जाएंगे। इस बुक में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है विथ एरर फ्री। किसी भी तरीके का कोई एरर आपको इस बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर गेट एकेडमी के किसी भी पब्लिकेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। इस बुक की प्राइस 222 है प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल बुक्स, राइट। तो आप चाहें तो QR कोड स्कैन करके इस बुक तक पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम लोग आते हैं कैस्केड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोगों ने कवर किया, देन स्पीड कंट्रोल में थे हम लोग। तो आज के सेशन में हम लोग स्पीड कंट्रोल पे ही बात करेंगे, क्योंकि कैस्केड कनेक्शन के थ्रू प्रैक्टिकली हम लोग वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन जो और भी मेथड्स हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनका एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। राइट, तो कैस्केड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। कैस्केड कनेक्शन के लिए 2 मशीन्स का रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि कैस्केड नेमिंग से ही समझ में आ रहा है, 2 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, जो ओवरऑल मैकेनिज्म को टफ बनाएगा और कॉस्ट इंक्रीज करेगा पूरे सिस्टम का। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए ही एक अनदर मशीन का रिक्वायरमेंट है, जो कि ओवरऑल कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी बात नहीं है। राइट, तो एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉस्ट और इकोनॉमी पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि स्टेटर है इंडक्शन मशीन का, ये स्टेटर है, 3 फेज के वाइंडिंग्स अवेलेबल हैं और इन कंडक्टर्स को वाइंडिंग्स को तीनों फेजेस के 3 फेज सप्लाई हम लोगों ने दिया ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी F1। तो ये पूरा का पूरा स्टेटर पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, और इसका जो रोटर है, रोटर की जो वाइंडिंग्स हैं, और ये रोटर की शाफ्ट की के थ्रू ये शाफ्ट असेंबल्ड है। और इस शाफ्ट जो कि कौन सा मशीन है, फेज वाउंड रोटर है, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। राइट, तो एक स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया। देन ये सब क्या है, ये सब स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स हैं, तीनों फेसेस ऐसे इन्हीं स्लिप रिंग से ऐसे ज्वाइन होंगे, जिससे स्लिप रिंग्स में पावर जाएगा, कुछ इस तरीके से ज्वाइनिंग होगा इनका। और ये स्लिप रिंग्स जैसे कि शाफ्ट रन करेगा उसके साथ स्लिप रिंग्स रन करेंगी। देखिए स्प्लिट रिंग डीसी मशीन्स में हम लोग यूज करते हैं, एसी मशीन्स में हमेशा स्लिप रिंग यूज किया जाता है। और ये ब्रश काइंड ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे किया हुआ है, थ्रू द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स हम लोग ब्रश को अटैच करके रखते हैं। ब्रशेस रोटेशन में होंगी क्या, रन करेंगी क्या, नहीं, बस ब्रशेस स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन करेंगी, किसके साथ, स्लिप रिंग के साथ। शाफ्ट आपका रन कर रहा है, ऑन टॉप ऑफ द शाफ्ट स्लिप रिंग असेंबल्ड है, वो रन कर रही हैं शाफ्ट के साथ साथ। और ब्रशेस क्या है, स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं स्लिप रिंग्स से, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ब्रशेस के थ्रू कलेक्ट की जा सके। जो भी रोटर में डेवलप्ड वोल्टेज एंड करंट्स हैं उनको फर्दर दूसरी मशीन में इंजेक्ट किया जा सके थ्रू द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स। राइट, तो ये दूसरी मशीन ये भी इंडक्शन मशीन ही है, और इसमें क्या हो रहा है कि स्टेटर में स्लिप रिंग के थ्रू इनपुट गया, जो भी एसी इनपुट है, और यहाँ के रोटर स्क्वायरल केज रोटर यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, स्क्वायरल केज रोटर। और इस स्क्वायरल केज रोटर यहाँ पे क्या है, ये मस्ट है कि ये मशीन कैसी होनी चाहिए, स्लिप रिंग होनी चाहिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन, नॉट स्क्वायरल केज। और ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायरल केज। और इसका जो शाफ्ट होगा वो एक ब्रेक ड्रम लोड, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल लोडिंग ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम से अटैच्ड है। और यहाँ पे स्क्रूज को टाइट करते हुए स्प्रिंग्स यहाँ की टाइट होती चली जाएंगी, जिससे बेल्ट टाइट होता चला जाएगा, बेल्ट टाइट होता चला जाएगा। और यहाँ से मैकेनिकल लोडिंग बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, फॉर स्पीड कंट्रोल 2 मशीन्स आर रिक्वायर्ड, वी डोंट प्रिफर दिस मेथड, वी डोंट प्रिफर दिस मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई किया F1 फ्रीक्वेंसी, स्टेटर में गई। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ F1 होगी। अब स्लिप टाइम्स ऑफ F1 फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस एंड करंट रोटर में इंड्यूस हो रहे हैं, वो स्लिप रिंग्स के थ्रू दूसरी मशीन का इनपुट होंगे। तो यहाँ पे इनपुट कितना जा रहा है स्टेटर में, S टाइम्स ऑफ F1। तो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो दूसरा रहेगा इससे। तो इसी मैकेनिज्म, अब फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से दिए हुए हैं उस हिसाब से स्पीड होगी मशीन की। तो देखते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं
In this method, first motor essentially should be slip ring induction motor and second one can be any three phase induction motor. Any three phase induction motor. ये स्लिप रिंग भी हो सकता है, स्लिप रिंग भी हो सकता है और स्क्वायरल केज भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी मशीन हो सकती है सेकंड वाली, लेकिन फर्स्ट वाली फिक्स्ड है। एसेंशियली स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन होनी चाहिए, तभी तो स्लिप रिंग्स के थ्रू जो वोल्टेजेस हैं उनको दूसरी वाली मशीन में इंजेक्ट किया जा सकता है। स्टेटर ऑफ सेकंड मोटर इज सप्लाइड बाय स्लिप रिंग ऑफ फर्स्ट मोटर, कि सेकंड मोटर में कहां से सप्लाई आ रही है, स्लिप रिंग्स ऑफ फर्स्ट मोटर से सप्लाई इसमें जा रही है सेकंड वाले मोटर में। देयर shafts are mechanically coupled so the two motors are cascaded। शाफ्ट यहाँ पे क्या है, मैकेनिकली कपल्ड है। दोनों के शाफ्ट, दोनों मशीन के शाफ्ट मैकेनिकल कपलिंग कपल्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। तो स्टेटर ऑफ सेकंड मोटर इज सप्लाइड बाय स्लिप रिंग ऑफ फर्स्ट मोटर एंड देयर शाफ्ट्स आर मैकेनिकली कपल्ड सो the two motors are cascaded, two motors are cascaded। next point के बारे में बात करें, if motors are cascaded such that they produce torque in same direction, which means their RMF rotating in same direction, which is possible if both motor have same phase sequence। कि अगर दोनों मोटर्स का फेज सीक्वेंस हम लोग सेम रखें, यहां से जो फेज सीक्वेंस है ABC हम लोग इंजेक्ट किए हुए हैं ABC, और यहाँ पे जो इनपुट दिया जा रहा है ये A फेज है, ये B फेज है और ये C फेज है। सपोज करिए ये A और ये वाला B और ये C, ऐसा कुछ है। तो A वाले को A से, B वाले को B से, C वाले को C से अगर कनेक्ट करें तो सिचुएशन कुछ और होगा, और इसका अपोजिट करें कनेक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो चाहे तो आप फेज सीक्वेंस सेम रख सकते हैं या फिर अपोजिट फेज सीक्वेंस में रख सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्पीड। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। स्टेटर ऑफ सेकंड मोटर इज सप्लाइड बाय स्लिप रिंग ऑफ फर्स्ट मोटर, देयर शाफ्ट्स आर मैकेनिकली कपल्ड सो द टू मोटर्स आर कैस्केडेड, टू मोटर्स आर कैस्केडेड। if motors are cascaded such that they produce torque in same direction, if they produce torque in same direction, which means their RMF rotating in same direction, which means their RMF rotating in same direction, which is possible if motors have same phase sequence। कि दोनों मोटर्स का फेज सीक्वेंस अगर सेम है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव कैस्केडिंग। इफ बोथ दी मोटर्स टेंड टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि एक शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रन कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरे वाले का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में रन कराने की कोशिश कर रहा है, और दे प्रोड्यूस टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैस्केडिंग, then it is called differential cascading, and it means RMF of both motor is in opposite direction और their phase sequence is in opposite direction, जिसको हम लोग differential cascading के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि NR इज इक्वल्स टू, हम लोगों को पता है 120 F1 फर्स्ट मशीन के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए F1 से डिनोट किया हुआ है 120 F1 अपॉन P1, जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, और 1 माइनस S1 से हम लोगों ने इसको डिनोट किया। सेकंड वाली मशीन्स को 120, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए, स्लिप टाइम्स ऑफ F1 है ना, यहाँ पे दूसरी वाली मशीन में इनपुट क्या जा रहा है, यहाँ का रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, स्लिप टाइम्स ऑफ F1 थी, और यहाँ पे इनपुट कितना जा रहा है स्टेटर में, स्लिप टाइम्स ऑफ F1 ही जा रहा है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है वो, रोटर ऑफ फर्स्ट मशीन से आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी S1 F1 लिखा हम लोगों ने, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, राइट, और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ पोल्स सेकंड मशीन में अवेलेबल है, सपोज करिए P2 नंबर ऑफ पोल्स अवेलेबल है, और इसका जो भी ऑपरेटिंग स्लिप होगा 1 माइनस S2। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल देखने के लिए मिल रही हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, मैकेनिकल कपलिंग है ना, मैकेनिकल कपलिंग है दोनों के शाफ्ट में, तो स्पीड तो दोनों की सेम ही रहेगी, दोनों शाफ्ट की स्पीड में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं,
स्पीड दोनों मशीन्स की सेम रहेगी क्योंकि मैकेनिकल कपलिंग है। तो 1 माइनस एस वन डिवाइडेड बाई पी वन किया हम लोगों ने, और 1 माइनस एस टू डिवाइडेड बाई पी टू, और यहाँ पे एस वन एक और बच जा रहा है, और 120 F1 कैंसिल, राइट। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो एलसीएम लिया, P2 निकला, और यहाँ पे S1 आ गया इनसाइड, और यहाँ पे S1 S2 आ गया। देखिए स्लिप की वैल्यू क्या होती है रनिंग के कंडीशन में, कम होती है। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होती है, हाई स्लिप रीजन होता है, रनिंग के टाइम पे स्लिप की वैल्यू कम होती है। अब कम वैल्यू को 0.2 को 0.01 से अगर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, और ज्यादा कम मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर मिलेगी। इसीलिए इन दोनों पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, S1 डिवाइडेड बाई P2, S1 डिवाइडेड बाई P2 बच गया, राइट। अब P1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और S1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये कुछ एक्सप्रेशन बचा कि इसके डिनोमिनेटर में 1 अपॉन S1 माइनस S1 डिवाइडेड बाई S1 मतलब कि 1 P1 डिवाइडेड बाई P2, P1 डिवाइडेड बाई P2। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो 1 अपॉन S1 और P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस 1 के तरह लिख सकते हैं हम लोग इसको, और एलसीएम अगेन लिया तो P2 और P1 प्लस P2 के फॉर्म में लिखा, मतलब कि 1 अपॉन S1 इज इक्वल टू इतना है, तो S1 कैन बी रिटन एज P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ऐसा ये एक्सप्रेशन मिला हम लोगों को, राइट। एंड देन NR इज इक्वल टू 120 F1 डिवाइडेड बाई P1 लिखा जाता है, तो 1 माइनस S1 से डिनोट किया। अब S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये यहाँ से आ गई, राइट। 120 F1 डिवाइडेड बाई P1, 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ब्रैकेट क्लोज, 120 F1 डिवाइडेड बाई P1, और इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो P1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 के फॉर्म में चीज़ें लिखी जा सकती हैं। एंड NR इज इक्वल टू 120 F1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 लिखा जा सकता है, 120 F1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में चीजें वर्क करेंगी। देखिएगा क्या एक्सप्रेशन आया हुआ है, NR इज इक्वल टू 120 F1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ये एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि केवल मशीन 1 ही एक्टिवेट करके रखा हुआ है हम लोगों ने, दूसरी मशीन एक्टिवेटेड नहीं है, दूसरी मशीन एक्टिवेटेड नहीं है, तो उस केस में स्पीड क्या होगी, NR इज इक्वल टू 120 F1 डिवाइडेड बाई P1 होगी, क्योंकि P2 नंबर ऑफ पोल्स एक्टिव ही नहीं है, राइट। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, केवल P2 को एक्टिवेट करिए, P1 को डीएक्टिवेट कर दीजिए, तो 120 F डिवाइडेड बाई P2 ही केवल वर्क करेगा, ये स्पीड होगी। तीसरी क्या हो सकती है, जब P1 P2 दोनों क्यूमुलेटिव कनेक्शन में कैस्केडेड हैं, मतलब कि दोनों के फेज सीक्वेंस अगर सेम है, तो 120 F अपॉन P1 प्लस P2 हो जाएगा, 120 F अपॉन P1 प्लस P2 हो जाएगा। और फोर्थ वाले कंडीशन में जब डिफरेंशियल कनेक्शन में है, मतलब कि दोनों मशीन्स का फेज सीक्वेंस जब अपोजिट है, तो डिफरेंशियल कैस्केडेड कनेक्टेड है, और उस केस में NR की जो स्पीड होगी, रोटर की स्पीड 120 F अपॉन P1 माइनस P2 से हम लोग इक्विवेलेट करेंगे, राइट। तो ये 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में इनका स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है, इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डिस्क्रीट स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अदर मेथड्स में, जैसे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में हम लोगों ने बात किया कि स्मूथ स्पीड कंट्रोल वहां पे अचीव किया जा सकता है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल वहां पे अचीव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब P1 एक्टिवेटेड है तो कुछ स्पीड रहेगी, P2 एक्टिवेटेड है तो कुछ स्पीड रहेगी, P1 P2 एक्टिवेटेड है क्यूमुलेटिवली तो कुछ स्पीड रहेगी, उसको फर्दर चेंज किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। तो डिस्क्रीट मोड में यहाँ पे स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रीट स्पीड कंट्रोल is possible
ड्रॉबैक है इस मेथड का। नॉट स्मूथ कंट्रोल राइट। एंड दूसरा डिसएडवांटेज है टू मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैस्केड स्पीड कंट्रोल, फॉर स्पीड कंट्रोल। तो कैस्केड कनेक्शन का ये ड्रॉबैक है राइट। तो ये रहा कैस्केड कनेक्शन। ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप हुई होगी। और प्रीवियस सेशन में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। कैस्केड कनेक्शन में दो मशीन्स रिक्वायर्ड है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैस्केड कनेक्शन में टू मशीन्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट मशीन इज मस्ट बी स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन, जिसके स्लिप के थ्रू हम लोग सेकेंड मशीन में इनपुट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड मशीन कुछ भी हो सकती है, चाहे स्लिप रिंग हो सकती है या फिर आपकी स्पायरल केज मशीन हो सकती है राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दिया ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, स्लिप टाइम्स ऑफ f1 रहेगी। इसी फ्रीक्वेंसी को दूसरे मशीन के स्टेटर में फीड करेंगे और देन रोटर में अगेन वोल्टेज करंट इंड्यूस होंगे, टॉर्क का डेवलपमेंट हो। अब दोनों मशीन्स का अगर फेज सीक्वेंस सेम है, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दोनों के शाफ्ट कैसे हैं, मशीन के मैकेनिकली कपल्ड हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम ही रहेगी। अब सपोज करिए फर्स्ट वाली मशीन का फेज सीक्वेंस ABC है, दूसरे वाली मशीन का भी फेज सीक्वेंस ABC है। उस तरीके से अगर कैस्केडिंग हुई है मशीन की, इलेक्ट्रिकल फेज सीक्वेंस अगर सेम है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो कनेक्शन रहता है उसको क्यूमुलेटिव कनेक्शन हम लोग कहते हैं। दोनों का टॉर्क जो होगा मशीन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, अगर सपोज करें मशीन ए इस डायरेक्शन में डेवलप कर रही है तो मशीन 2 भी इसी सेम डायरेक्शन में डेवलप करेगी टॉर्क, और जिसके कारण सम स्पीड अचीव की जा सकती है। दूसरा कनेक्शन ये है डिफरेंशियल कनेक्शन, कि फर्स्ट वाली मशीन का फेज सीक्वेंस अगर ABC है, दूसरी वाली मशीन का फेज सीक्वेंस ACB हुआ, नॉट ABC, तो उस पर्टिकुलर कनेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कनेक्शन, कि शाफ्ट तो दोनों का सेम मैकेनिकली कपल्ड है लेकिन इलेक्ट्रिकल फेज सीक्वेंस सेम नहीं है। उस कनेक्शन को कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल कनेक्शन। उस पर्टिकुलर केस में मशीन ए का टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, मशीन 2 का शाफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट कर रहा है, तो कुछ स्पीड अचीव होगी, लेकिन उस कनेक्शन को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल कनेक्शन। तो स्मूथ ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, स्मूथ कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल अचीव नहीं किया जा सकता है। स्मूथ स्पीड कंट्रोल के लिए हम लोगों को वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड की तरफ ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों का डिस्कशन रहा था वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के बारे में, आज के सेशन में एक बार रीकैप लेते हैं हम लोग, जस्ट रिवाइज करते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट। वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया हुआ था जैसे कि टॉर्क डेवलप्ड का जो एक्सप्रेशन होता है, टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s v1 स्क्वायर अपॉन r2 बाई s स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विथ r2 बाई s राइट। और इसको फर्दर हम लोग ब्रेक करें हाई स्लिप एंड लो स्लिप में, तो दिस इज हाई स्लिप और ये लो स्लिप। हाई स्लिप में जब स्लिप की वैल्यू हाई है तो उस पर्टिकुलर केस में R2 बाई S कैन बी नेग्लेक्टेड, और जब लो स्लिप में स्लिप की वैल्यू जब लो है तो X2 कैन बी नेग्लेक्टेड राइट, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर ओनली। तो टॉर्क डेवलप्ड स्टार्टिंग हाई स्लिप रीजन में बात करें तो m अपॉन ओमेगा s, और यहाँ पे v1 स्क्वायर और यहाँ पे R2 बाई एस नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे x2 स्क्वायर बच गया एंड दिस इज R2 बाई एस, क्योंकि न्यूमरेटर से तो नेग्लेक्ट करना नहीं है। अब स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन चाहिए, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
तो m अपॉन ओमेगा एस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर एंड दिस इज r2, स्लिप की वैल्यू क्या हो गई 1। एंड रनिंग के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क डेवलप्ड कैन बी रिटन एज m अपॉन ओमेगा एस v1 स्क्वायर, x2 को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से, तो r2 बाई एस का स्क्वायर, और ऊपर भी r2 बाई एस है, तो r2 बाई एस स्क्वायर कैंसिल, मतलब यहाँ पे r2 बच गया और नीचे जो s बचा उसको ऊपर लिख दिए इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है उसके बारे में बात कर लें। नंबर ऑफ फेजेस कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ओमेगा एस भी क्या हो रहा है देखिएगा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई एफ होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग रेड्यूस करते हैं तो ऑपरेटेड वोल्टेज भी रेड्यूस करेंगे जिससे फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहे। अदरवाइज जो बी एच कर्व है वो नी पॉइंट पे मशीन ऑपरेटिंग पॉइंट ना होके नी पॉइंट के अगर ऊपर चला जाता है तो हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को मशीन के इंक्रीज होने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी जब चेंज किया रेड्यूस किया तो उसी सेम रेशियो में वोल्टेज भी रेड्यूस किया जिससे फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट मेंटेन रह सके। अब इस ये कब यूज करते हैं हम लोग, सब सिंक्रोनस रीजन में, सब सिंक्रोनस रीजन में ये कंट्रोल करते हैं हम लोग, राइट, सब सिंक्रोनस रीजन ऑफ ऑपरेशन में। तो यहां से हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजें वेरी कर रही हैं, ये वेरी करेगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। x2 के भी एक्सप्रेशन में क्या आता है, x2 इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, मतलब x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को ही हम लोग बोल दिखते हैं 2 पाई एफ, राइट। तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट, एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और रोटर रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग दी स्किन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजें वेरी कर रही, 1 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर लिख देते हैं वोल्टेज स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर लिख देते हैं, एंड देन दिस इज 1, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कैंसिल, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, मतलब इनवर्स रिलेशन में है स्टार्टिंग टॉर्क फ्रीक्वेंसी से, राइट, ये कंक्लूजन मिला। एंड देन इसका एक्सटेंशन क्या होगा, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है ये वाला पार्ट। इसका एक्सटेंशन अगर हम लोग करें तो m तो नंबर ऑफ फेजेस है जो कि कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू 1/f, और f स्क्वायर, दिस इज 1 एंड दिस इज स्लिप, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कैंसिल, टॉर्क डेवलप्ड is directly proportional to SF लिखा जा सकता है, is directly proportional to SF। तो if load torque requirement is constant तो torque developed should also be constant, तो slip frequency is constant, SF क्या रहता है, constant रहता है। ये कंक्लूजन आप माइंड में रखिए कि सब सिंक्रोनस रीजन ऑफ ऑपरेशन में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में सब सिंक्रोनस रीजन ऑफ ऑपरेशन में इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट सो स्लिप फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, जिसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, स्लिप फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं स्लिप स्पीड इज कांस्टेंट, स्लिप स्पीड इज कांस्टेंट। इसके बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्लिप स्पीड और स्लिप फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, किस केस में, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग, नोट पॉइंट, in variable voltage
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड in subsynchronous region of operation if load torque requirement is constant, so slip speed or slip frequency is constant. SF is constant or SNS is constant subsynchronous region of operation में, right? if load torque requirement is constant. तो ये एक एक्सप्रेशन मिला हम लोगों को जो कि ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड का। एंड सुपर सिंक्रोनस रीजन के बारे में ऑलरेडी डिटेल सेशन में बात हो चुका है, ठीक है। सुपर सिंक्रोनस रीजन में क्या होता है? सुपर सिंक्रोनस रीजन में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सुपर सिंक्रोनस सुपर मशीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेटेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे अगर हम लोग तो फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रखेंगे तो वोल्टेज को भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जिससे फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट मेंटेन रख सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वोल्टेज हम लोग रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। वी कैन नॉट increase the voltage above रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा रखें अगर हम लोग तो डाइलेक्ट्रिक फेलियर है फेल्स, राइट। तो वोल्टेज हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी केवल इंक्रीज करेंगे जिससे फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? रेड्यूस हो जाएगी। ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड हियर। राइट, फ्लक्स डेंसिटी भले ही रेड्यूस हो जाए लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। नाउ अब सेम स्टोरी, टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s v1 स्क्वायर अपॉन r2 बाई s स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड दिस इज r2 बाई s। तो यहाँ से हाई स्लिप एंड लो स्लिप में डिवाइड करें इन चीज़ों को, हाई एंड लो। तो स्लिप की वैल्यू जब हाई है तो r2 बाई s नेग्लेक्टेड एंड स्लिप की वैल्यू जब लो है तो x2 नेग्लेक्टेड। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा टॉर्क डेवलप्ड का? टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s v1 स्क्वायर r2 बाई s नेग्लेक्ट मतलब कि x2 स्क्वायर r2 बाई s। यहाँ पे टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s v1 स्क्वायर x2 नेग्लेक्ट कर दें तो r2 बाई s यहाँ पे बच गया और यहाँ पे r2 बाई s ये स्क्वायर है यहाँ पे और ये r2 बाई s, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क अगर लिखना है हम लोगों को तो m अपॉन ओमेगा s
और v1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर एंड दिस इज r2 और स्लिप की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड टॉर्क डेवलप्ड यहाँ से क्या लिखा जा सकता है m अपॉन ओमेगा एस v1 स्क्वायर अपॉन r2 यहीं रहने दीजिए s को ऊपर ले लीजिए तो ये एक्सप्रेशन बचा। अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ पे वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्योंकि v बाई एफ रेशियो मेंटेन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो वोल्टेज क्या रखा हुआ है हम लोगों ने इस केस में कांस्टेंट रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ फेजेस कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है और रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ स्क्वायर एंड दिस इज 1। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ क्यूब ये एक्सप्रेशन मिला। एंड हियर m is constant and voltage is constant, so torque developed at running condition is equals to 1 upon f and this is 1 upon 1 or this is s, so torque developed is directly proportional to s by f if load torque requirement is constant, so torque developed is also constant। if torque developed is constant मतलब कि स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं तो स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये कंक्लूजन मिला क्योंकि सुपर सिंक्रोनस रीजन ऑफ ऑपरेशन से मैच करता है। प्रीवियस सेशन में सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग